गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 23 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी में देखेंगे टाइप्स ऑफ बजट। इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने न्यू ट्रेंड्स जो थे, जो बदलते परिवेश में जो बजट के प्रकार थे चेंजिंग एनवायरनमेंट में, वो देखे थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो रिसिप्ट है और जो एक्सपेंडिचर है उन दोनों के डिफरेंस या इक्वलिटी के आधार पे बजट कितने टाइप्स के होते हैं। तो बजट में जो एक्सपेंडिचर है और जो रिसिप्ट होती है वो उसके आधार पे हम देखते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस होता है या क्या इक्वलिटी होती है, आय और व्यय में कितना अंतर होता है या कितनी समानता होती है। उसके बेसिस पे हमने बजट्स के जो प्रकार है, जो टाइप्स ऑफ बजट है, वो 3 टाइप्स के लिए है। फर्स्ट इसमें हमारा सरप्लस बजट या बचत का बजट। ठीक है, बचत का बजट क्या होगा? जब हमारी बचत होगी। हम सिंपल वे में देखते हैं कि बचत हम कब करते हैं? जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है और हमारा एक्सपेंडिचर क्या होता है? कम होता है। तो उसी तरह से अगर गवर्नमेंट की हम बचत की बात करें तो गवर्नमेंट की बचत का बजट कब आएगा? जब उसका एक्सपेंडिचर कम होगा और उसकी इनकम ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें देखते हैं, कंपोनेंट्स क्या हमारे बजट के, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राप्तियां और व्यय, ये दोनों कंपोनेंट है, प्राप्तियां और व्यय, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। तो बचत का बजट या सरप्लस बजट जब होगा जब हमारी रिसिप्ट ज्यादा होगी एक्सपेंडिचर से। ठीक है, तो अगर हमारी रिसिप्ट ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, प्राप्तियां ज्यादा है व्यय से, तो फिर सरकार के पास क्या होगा? बचत का बजट होगा। सरकार मान लो कि जैसे गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है वो कितनी है? 100 करोड़ की है और उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 80 करोड़ का है। तो उसके पास जो 20 करोड़ रुपीज है वो क्या है? उसकी बचत है। ठीक है, तो वो बजट जो जिसमें रिसिप्ट ज्यादा होती है और एक्सपेंडिचर कम होता है, वो बजट हमारा क्या कहलाता है? बचत का बजट या सरप्लस बजट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बैलेंस बजट। बैलेंस बजट मतलब जिसमें हम बैलेंस रख रहे हैं, इक्वल हो रहा है आय और व्यय दोनों, जितना हमको मिल रहा है जितना हम खर्च कर रहे हैं, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो जो रिसिप्ट है वो क्या होगी? इक्वल होगी एक्सपेंडिचर से। रिसिप्ट जो है वो इक्वल होगी एक्सपेंडिचर से, प्राप्तियां जो है वो बराबर होगी व्यय से। तो जब प्राप्तियां व्यय के बराबर होगी, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर के बराबर होगा, तो वो क्या कहलाएगा? संतुलित बजट। मतलब अगर गवर्नमेंट को कहीं से 100 करोड़ रुपीस की इनकम हो रही गवर्नमेंट को और उसका एक्सपेंडिचर भी कितना है? 100 करोड़ रुपीस है, तो उसमें कोई भी चीज नहीं बच रहा, दोनों इक्वल हो गए 100। तो ये वाला बजट क्या कहलाएगा? संतुलित बजट या बैलेंस बजट। इसके बाद थर्ड टाइप्स का बजट है हमारा डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट या जिसको हम बोलते हैं घाटे का बजट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें घाटे का बजट है, डेफिसिट बजट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो ज्यादा है और उसकी रिसिप्ट क्या है? कम है। मतलब गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है वो तो ज्यादा है और जो प्राप्त कर रही है वो क्या है? कम है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा घाटे का बजट या डेफिसिट बजट। ठीक है, तो ये तीनों बजट आपको समझ में आ गए होंगे, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट। इन तीनों में क्या है? केवल हमने ये देखा है कि जो रिसिप्ट है और जो एक्सपेंडिचर है वो कितना, इनमें कितना डिफरेंस और कितनी इक्वलिटी है। तो उसके आधार पर जो टाइप्स ऑफ बजट है वो 3 टाइप्स के हैं, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और डेफिसिट बजट। अब इसके आगे हम देखेंगे कि बजट डेफिसिट कितने टाइप्स के होते हैं। तो बजट डेफिसिट क्या होता है कि जब गवर्नमेंट की इनकम कम होती है, उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, तो वो बजट के साथ बजट बनता है डेफिसिट बजट, घाटे का बजट बनता है। अब जो बजट डेफिसिट है उसकी कितनी अवधारणा है, कितने कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट में हम आएंगे रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, तो इसके पहले हम एक बार रिकॉल करें कि हमने क्या इससे पहले पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था बजट, और बजट के कितने कंपोनेंट्स देखे थे? 2 कंपोनेंट्स देखे थे। कौन कौन से? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर।
प्राप्तियां और व्यय, ठीक है। अब इसके भी टू पार्ट्स देखे थे हमने, क्या था, रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर। तो यहाँ आ जाएगा रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। उसी तरह से एक्सपेंडिचर भी क्या थे, टू टाइप्स के थे, रेवेन्यू और कैपिटल। तो रेवेन्यू और कैपिटल रेवेन्यू और कैपिटल दोनों इसके टाइप्स थे। रिसिप्ट भी टू टाइप्स की थी, रेवेन्यू और कैपिटल, और एक्सपेंडिचर भी टू टाइप्स के था, रेवेन्यू और कैपिटल। जब हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट की, तो उसमें हमको केवल रेवेन्यू डेफिसिट लेना है, तो मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या फॉर्मूला होगा हमारा रेवेन्यू डेफिसिट का, जब रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हम माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। जैसे मान लो कि रेवेन्यू रिसिप्ट में जो है वो हमारे पास कितना है, रेवेन्यू हमारा एक्सपेंडिचर जो है। अब ये आपको ये वापस से बताने की जरूरत नहीं है कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। मैंने आपको बताया था वो रिसिप्ट गवर्नमेंट की वो इनकम जिसमें उसकी लायबिलिटी, उसकी देनदारियां नहीं बढ़ती, वो राजस्व आय या रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है, ठीक है। और वो कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जिसमें उसकी देनदारियां बढ़ती है, जैसे उसको वापस रिटर्न करना होता है। ये जो होती है वो डे टू डे की होती है, जैसे फीस फाइन्स वगैरह से जहाँ से गवर्नमेंट को इनकम मिल रही है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट जो लोन लेती है गवर्नमेंट, जो उसको वापस करनी पड़ती है, उसकी लायबिलिटीज बढ़ती है, और ये कभी कभी होने वाली होती है, डे टू डे होती है। और इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कभी कभी होता है, और डे टू डे होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कभी कभी होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी है, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा, जैसे कोई चीज को कंस्ट्रक्ट करना, रोड कंस्ट्रक्ट करना, या डैम कंस्ट्रक्ट करना, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना। तो जब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की और रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो अगर रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का 100 करोड़ है और रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट की 80 करोड़ ही है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। तो क्या होगा, जब रेवेन्यू रिसिप्ट कम होगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये 80 है और ये 100 है और ये कितना है, 80 है। तो गवर्नमेंट को कितने का घाटा हो रहा है, कितना का डेफिसिट हो रहा है, 20 करोड़ का। कितने का डेफिसिट हो रहा है गवर्नमेंट को, 20 करोड़ का। तो ये जो कहलाएगा वो रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू रिसिप्ट से माइनस कर दिया। तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा था और रेवेन्यू रिसिप्ट कम थी, तो गवर्नमेंट को जो डेफिसिट हुआ वो कितने का हुआ, 20 करोड़ का। अब गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बजट को इक्वल करती है। जब गवर्नमेंट बनाती है बजट तो वो अपने इनकम और जो एक्सपेंडिचर है दोनों को इक्वल करती है। तो उसको इक्वल करने के लिए ये 20 करोड़ का वो क्या करेगी, लोन लेगी, और वो लोन कहाँ आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में। तो ये 20 करोड़ कहाँ आ जाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट में। तो जो कैपिटल रिसिप्ट है गवर्नमेंट जो जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
तो जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो डेफिसिट होता है तो उसको पूरा करने के लिए वो क्या करती है, कैपिटल रिसिप्ट को लेती है और उसके अकॉर्डिंग फिर वो रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करती है, क्योंकि उसको जब बजट बनाती है तो बजट में उसको इक्वल बताना पड़ता है उसका एक्सपेंडिचर और उसका इनकम, मतलब उसकी आय और उसकी व्यय दोनों को इक्वल करना पड़ता है। तो वो क्या करती है, पूंजीगत प्राप्तियों को बढ़ावा देती है। जितना उसका घाटा होता है राजस्व का उतनी ही वो पूंजीगत प्राप्तियां ले लेती है, मतलब उधार ले लेती, लोन ले लेती है। तो वो क्या करेगी, 20 करोड़ का लोन ले लेगी तो उसका रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाएगा। सेकेंड है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट। फर्स्ट तो रेवेन्यू डेफिसिट था जिसमें हमने क्या किया था, केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट की बात की थी, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट ही था। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट से, राजस्व व्यय ज्यादा हो जाएगा राजस्व आय से, तो क्या हो जाएगा, राजस्व घाटा हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा। सेकेंड है हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा। और थर्ड हमारा प्राइमरी डेफिसिट जिसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा। तो अब हमारे फिस्कल डेफिसिट पे, राजकोषीय घाटे पे, तो हम इसकी बात करते हैं। फिस्कल डेफिसिट में जो इसका फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट का, फिस्कल डेफिसिट बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। फिस्कल डेफिसिट में हम क्या करते हैं, केवल जो बोरोइंग होती है हमारी, मतलब जो हम जिसको इसमें क्या होता है, केवल बोरोइंग को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, तो हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ जाएगा हमारा, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, और इसके अलावा हम इसमें से केवल बोरोइंग को माइनस कर देंगे। सॉरी, हम क्या करेंगे, इसमें टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, केवल इसमें से हमको क्या करना है, बोरोइंग को हटाना है। जो हम उधार ले रहे हैं उसको हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। जो उधार लेके हमारी इनकम हो रही है उसको माइनस कर देना है, और बाकी जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर है, जितना भी हमारा रेवेन्यू, उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। मतलब ये टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम का अंतर होता है। केवल इसमें हम जो उधार लेके जो आय प्राप्त करते हैं, जो बोरोइंग होती है वो हमारी, उसको हम हटा देते हैं। तो बोरोइंग किसके इक्वल होती है, हमारी कैपिटल रिसिप्ट के। तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि हम कैपिटल रिसिप्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारा रेवेन्यू और कैपिटल, उस एक्सपेंडिचर से हमने रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि इसमें हमने बोरोइंग नहीं लिया, और बोरोइंग किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट के। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट या हमारा प्राथमिक घाटा। प्राइमरी डेफिसिट वो होता है कि जैसे हमारा जो टोटल फिस्कल डेफिसिट जो आया, हमारा फिस्कल डेफिसिट, उसमें से हमको इंटरेस्ट पेमेंट को, नेट इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देना है। नेट इंटरेस्ट पेमेंट को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट। देखो, जब फिस्कल डेफिसिट तो हमारा टोटल जितना भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल इनकम से माइनस कर देंगे तो फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। मतलब समझ लो टोटल जो हमारा डेफिसिट हो रहा है वो आ जाएगा। उसमें से हम क्या कर रहे हैं, केवल इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर रहे हैं। इंटरेस्ट पेमेंट को क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति आज लोन लेगा तो वो उसका इंटरेस्ट कब देगा, अगर इस साल लोन लेगा तो उसका इंटरेस्ट पे कब करेगा, नेक्स्ट ईयर। तो ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो पिछले साल के लोन का इंटरेस्ट पे कर रहा है।
ठीक है। और हमें अभी का अगर डेफिसिट निकालना है तो हमें इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट कहलाएगा। प्राइमरी डेफिसिट वास्तव में जो इस साल जो इस बजट में जिस बजट में बताया जाता है उस बजट का घाटा बताया जाता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पेमेंट तो पिछले बजट से इंक्लूड होता है। जैसे मान लो कि मैंने फिस्कल डेफिसिट हमारा 100 करोड़ था, ठीक है, उसमें से हमने 20 करोड़ तो केवल इंटरेस्ट पेमेंट दी है, तो इंटरेस्ट पेमेंट को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा एट प्रेजेंट टाइम में डेफिसिट कितने का होता है, 80 करोड़ का होता है। ये इंटरेस्ट पेमेंट तो हम किसका दे रहे हैं, जो हमने पिछले साल जो हमने प्रीवियस ईयर में जो लोन लिया था, जो उधार लिया था, उसको इंटरेस्ट के रूप में दे रहे हैं। तो ये इस साल का घाटा तो होगा नहीं बजट का, तो इस साल का अगर हमको इस ईयर का बजट का घाटा निकालना है, डेफिसिट निकालना है, तो हमको उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट कहलाएगा, जो इस साल का हमारा डेफिसिट होगा। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है भारत में बजट की नवीन प्रवृत्तियां, न्यू ट्रेंड्स ऑफ यूनियन बजट। क्या क्या नए ट्रेंड्स आए हमारे यूनियन बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के में, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 2016-17 के बजट में 2016-17 के बजट में जब उस वक्त के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, तो इन्होंने ये कहा था कि ये अनाउंस किया था कि जो डिफरेंस नॉन प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो नॉन प्लान और प्लान एक्सपेंडिचर के रूप में हम बताते थे, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर, इसको अलग अलग हम बजट में बताते थे, तो अब इसको खत्म कर दिया, इसमें इसको अलग अलग डिफाइन नहीं किया जाएगा। केवल हमारा क्या होगा, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, मतलब रेवेन्यू और कैपिटल के रूप में ही बताया जाएगा, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बताया जाएगा, उसको नॉन प्लान और प्लान एक्सपेंडिचर को आगे और डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। ये कब कहा गया था, 2016-17 के बजट से ही लागू हो गया है। उसके बाद बजट 2016-17 में एक और बहुत सारी मतलब अनाउंसमेंट की गई थी स्कीम की, डिजिटल लिटरेसी स्कीम, स्वच्छ भारत अभियान, और इसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम, और इन सब के लिए ब्लैक मनी को निकालने के लिए सारी जो स्कीम थी वो चलाई गई थी कि अर्थव्यवस्था में जो काला धन है वो बाहर निकल सके। इसके अलावा इससे पहले क्या होता था, सितंबर 2016 में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें रेल बजट को जो अलग से शो नहीं किया जाएगा। इससे पहले क्या होता था, रेल बजट अलग आता था और जनरल बजट अलग आता था, ठीक है, लेकिन उसके बाद अब रेल बजट को अलग से नहीं बताया जाता, इसको जनरल बजट का ही एक पार्ट बताया जाता है। उससे पहले रेलवे का जो बजट होता था वो अलग से होता था, लेकिन अब इसको जनरल बजट के ही एक पार्ट के रूप में शामिल कर लिया गया है, इसके अलग से इसका बजट नहीं बताया जाता है। इसके बाद फिस्कल डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसको मेंटेन करने के लिए 7 मई 2003 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, FRBA एक्ट, जो वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए था। इसमें राजस्व घाटे को शून्य करने का प्रावधान किया गया, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट को इसमें क्या कहा गया कि 0 किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उस वक्त के बजट में बताई गई थी, ये आप अपनी बुक में से देख लेना एक बार। इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।